29, 28 देख लेना यार, पता नहीं 28 है 29 है। 29 अच्छा, कैफ 6 कैफ 2। अच्छा जी, सैलरी को थोड़ी देर पॉज पे डालें, चैप्टर 1 निकालें। तो किताबें यार नई होनी चाहिए सबके पास, सब नई ले लें, पुरानी किताब बस कर दें। ऐसी पता नहीं क्या। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। टैक्स की ये डेफिनेशन है, टैक्स इज ए कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इनकम बाय गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन। कलेक्ट कौन करता है आपको पता है? गवर्नमेंट। कलेक्ट किससे करती है? हमारे से। टैक्स इज ए कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का हिस्सा या कंपनी का हिस्सा। तो हमारी इनकम पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। करने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट। और इसको अथॉरिटी किसने दी है? लॉ ने। लॉ बनाती है गवर्नमेंट, उस लॉ की अथॉरिटी के तहत हुकूमत हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेती है। टैक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। टैक्स से हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ जाता है। जो टैक्स हम जमा कराते हैं उससे हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ जाता है अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। और लॉ की अथॉरिटी लगाते हुए हुकूमत हमसे टैक्स लेती है टू प्रोमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजन्स। इससे लोगों की रिफाह आमा के काम लेती है हुकूमत। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें अगर आपका कोई दोस्त एब्सेंट है आज। अच्छा जी, ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ होता है, मकसद। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ होता है मकसद ऑफ टैक्स लॉ। अब मेन मकसद क्या है? हुकूमत को टैक्स लगाने का मेन मकसद क्या है? जाहिर बात है हुकूमत ये चाहती है कि मैं रेवेन्यू इकट्ठा करूं और रेवेन्यू इकट्ठा करके लोगों के ऊपर खर्च करूं। तो हुकूमत का सबसे बड़ा मकसद ये है पैसा इकट्ठा करना, ताकि हुकूमत अपने सड़कें बनाए, ये करे वो करे। तो सबसे बड़ा मकसद टैक्स लगाने का हुकूमत का है रेवेन्यू इकट्ठा करना। लेकिन कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं गवर्नमेंट के। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना मकसद, रेवेन्यू इकट्ठा करना मकसद नहीं होता, कुछ और मकसद होता है। अच्छा, ये जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये 12 हैं। ये हैं, लिख लें, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये जो 12 चीजें हैं ये हुकूमत ने इसलिए की हैं कि हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा कर ले, या ये 12 चीजें हुकूमत ने इसलिए की हैं कि हुकूमत का कोई और ऑब्जेक्टिव है? हाँ, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहले मैं जरा ना इनको पढ़ता हूँ, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया ना, इसको जरा छोड़ दें। गवर्नमेंट कैन इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। मिसाल देते रहे एक एक, जल्दी। एक्सेलेंट। एग्रीकल्चर, सबकी मिसालें आपको दी हुई हैं, कोई नई चीज़ आई मैं खुद रोक दूंगा। हुकूमत कुछ चीज़ों को माफ़ कर देती है ताकि उनकी प्रोडक्शन इनकरेज हो। अब लोगों को पता चलेगा कि एग्रीकल्चर इनकम माफ़ है तो लोग खुशी से बाग लगाएंगे और पाकिस्तान में ज़राअत का काम बढ़ेगा, बंजर ज़मीनें भी आबाद करने की कोशिश करेंगे लोग। तो ये एक मिसाल आपने बिल्कुल सही दे दी। By charging high tax rate on imports, government can encourage the local purchase। हमारी क्लास में तो इसकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वैसे कोई मिसाल दे दें। हाँ, मोबाइल फोन्स, या दूसरी अगर मैं मिसाल लूँ, गाड़ियों की मिसाल लें। इम्पोर्टेड कार जो है वो आपको पता है महंगी मिलती है और लोकल कार जो है वो सस्ती मिलती है, इसलिए कि इम्पोर्टेड कार पर टैक्स वगैरह ज़्यादा होता है। अक्सर आपने सुना होगा बाहर के मुल्क से मैंने गाड़ी मंगवाई है, टैक्सेस और ड्यूटीज़ ही इतनी पड़ गई हैं कि गाड़ी बहुत महंगी पड़ी है मुझे। और एक और मिसाल अगर मैं आपको दूं साथ, चॉकलेट। अब मार्स है, स्निकर्स है, वो आपको 150 रुपये की, 100-150 की मिलेगी। कोई डेयरी मिल्क आपको 25, 30, 40, 50 की मिल जाएगी। तो लोकल चीज़ सस्ती मिल जाएगी, इंपोर्टेड चीज़ महंगी मिल जाएगी। इसकी वजह क्या है भाई? हाई रेट लगाए हुए हैं हुकूमत ने, किस पे? Imports. Taxes can be used to reduce inequalities in distribution of wealth. तो टैक्स को यूज किया जा सकता है तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है कि सबके पास बराबर पैसा है। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि लोगों के पास बराबर पैसा नहीं है। तो जब लोगों के पास बराबर पैसा नहीं है तो इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं कि लोगों के पास बराबर पैसा आ जाए, तो अमीरों के लिए आपने देखा होगा चैप्टर 4 में 35% तक रेट भी है। तो वो 35% टैक्स उनसे लेके जब आप गरीबों में बांटेंगे, उनके रिफाह आमा के काम करेंगे, तो गरीबों के हाथों में भी पैसा जाएगा। तो लिख लें, अमीरों से टैक्स लगा के गरीबों को पैसा दिया गया। अमीरों को टैक्स लगा के गरीबों को पैसा दिया गया। भाई कुछ जज्बाती डिसीजन ना लिया करें। आपने जो है वो 3 पेपर दिए थे, 2 आपके जो है वो पास हुए, अब अगली दफ़ा 4 दे के पता नहीं क्या लूट मचा देंगे। थोड़ा होश के नाखून लेने पड़ते हैं। पॉइंट 4, टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। पॉइंट 3 वाली बात ही है। और क्या है, जो रिच है उनके हाथों में टैक्स रुक जाए, पैसे रुक जाएं, ये कैसे होगा? टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसिडर्ड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। पैसे हुकूमत चाहती है कि अमीरों के हाथों में ना रुकें। अब टैक्स इस बात को इंश्योर कर लेता है, टैक्स रोक देता है पैसों को कि वो फ्यू हैंड्स में रहें। तो फ्यू हैंड्स से चल के किन हैंड्स में चले जाते हैं? ज़्यादा हैंड्स में चले जाते हैं। तो अगेन वही बात, उर्दू में अगर आप दोबारा सुन लें, टैक्स प्रिवेंट्स, टैक्स रोक देता है पैसों को, बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, चंद हाथों में पैसे का रहना टैक्स रोक देता है। और फ्लोट करके लिख लें, फ्लोट करके पैसा गरीबों के पास चला जाता है टैक्स की वजह से। Through tax, government can encounter the effect of inflation and depression. टैक्स की वजह से हुकूमत इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को रोक सकती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? कहीं महंगाई बढ़ रही हो। अब टैक्स कैसे हेल्प आउट करेगा? अगर कहीं महंगाई बढ़ रही है तो टैक्स रेट हुकूमत को चाहिए कि कम कर दे। तो ऐसी सूरत में अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो हुकूमत को क्या चाहिए कि टैक्स रेट कम कर दे। इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी। नोट करें, इससे महंगाई कम हो जाएगी। अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो हुकूमत को क्या चाहिए? टैक्स रेट कम कर दे ताकि महंगाई कम हो जाए। अगर कोई चीज़ सस्ती है, चीप है, तो हुकूमत अगर चाहे तो तंग करने के लिए लोगों को टैक्स रेट बढ़ा दे। तो डिप्रेशन कम नहीं होगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगा, डिप्रेशन। सोच लें, कम वाले हाथ खड़े कर दें, ज़्यादा वाले हाथ खड़े कर दें। अच्छा, टैक्स रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। एक बार याद रखिएगा, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन ना आपस में नहीं, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आपस में अपोजिट है। टैक्स रेट का रिलेशन इन्फ्लेशन के साथ सेम है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए टैक्स रेट का डिप्रेशन के साथ रिलेशन सेम नहीं हो सकता, इसके साथ इनवर्स होगा। कुछ समझिए बात को, जरा दोबारा फोकस करें।
टैक्स बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये आपको बड़ी जल्दी से समझ आ गया क्योंकि महंगाई है। महंगाई असल में ज़्यादा सुनते हैं आप लोग, इसलिए बात समझ आ गई। टैक्स रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। अब टैक्स रेट बढ़ने से डिप्रेशन भी बढ़े, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी फिर। तो डिप्रेशन क्या हो जाएगा? बहरहाल इस बात के ऊपर कोई ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं। असल में ज़्यादा या काम के चक्कर में उसने डाला ही नहीं, बस इनकाउंटर द इफेक्ट लिखा है, यानी कि इनके इफेक्ट को इनकाउंटर किया जा सकता है। डिप्रेशन कम होने का मतलब अब क्या होगा? डिप्रेशन कम होने का यही मतलब होगा कि चीज़ महंगी हो जाएगी। डिप्रेशन कम होने का मतलब ये होगा चीज़ महंगी हो जाएगी, चीज़ महंगी हो जाएगी। पहले सस्ती है ना, पहले सस्ती है ना, चीप है, तो जब आप टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो चीज़ क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। आई होप समझ आ गई होगी। डिप्रेशन कम होने से चीज़ महंगी होगी, और अगर डिप्रेशन बढ़ जाए तो फिर तो चीज़ सस्ती हो जानी है। सोचिएगा ज़रा, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन ना उल्टी चीज़ है आपस में। बहरहाल हमें को इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं मैं क्यों चला गया। आज तक पता नहीं 6-7 साल में तो कभी नहीं ये बात की थी, वैसे ही आप लोगों के सामने बैठे हुए थे, चीज़ आ गई जहन में। छोड़ें इसको, लीव इट, बस सादा सी इंग्लिश याद करें। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। टैक्स के जरिए हुकूमत जो है वो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो इन्फ्लेशन रोकने का क्या तरीका है? हुकूमत टैक्स रेट क्या कर दे? कम कर दे। To promote the science and invention, education system, healthcare system, energy system and military defense। अच्छा, इसमें एजुकेशन सिस्टम इनकरेज हो रहा है, इसकी कोई मिसाल देने। हमने पढ़ा था फुल टाइम टीचर अलाउंस 25% टैक्स माफ होगा इसे, तो व्हाट इज दिस? इससे एजुकेशन प्रमोट होगी। लोगों का दिल चाहेगा यार अगर मैं टीचर बनता हूँ, कहीं और जाता हूँ तो मुझे टैक्स माफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं टीचर बनता हूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, हुकूमत के दायरे में जाता हूँ, HEC से रिकगनाइज वगैरह पता नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे मेरा सैलरी का कितने % माफ़ हो जाएगा टैक्स। तो इससे एजुकेशन सिस्टम प्रमोट होगा। हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ऐसे कोई टैक्स क्रेडिट्स उसके हैं नहीं। तो इनमें सिर्फ एक ही की मिसाल आपके सिलेबस में, वो मैंने आपको लिखवा दी, फुल टाइम टीचर अलाउंस, उसको 25% टैक्स माफ़ है। यार ये टिश्यू पेपर देना, इधर इधर पड़ा हुआ है। ठीक, आगे चलें जी। पॉइंट नंबर 7, इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ये यूज किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड डिस्करेज करने पे। जी इसकी मिसाल दे दें। हाँ यार, हमने सेक्शन 62 पढ़ा था ना, सेक्शन 62 में लिखा हुआ था अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर्स में तो वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में करें। अगर आपने अब्रॉड कंपनी के शेयर्स में कर दी तो फिर आपको टैक्स माफ नहीं होगा। तो इसलिए इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। आगे लिख लें सेक्शन 62, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आगे लिखें, ये जिस मर्जी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीद लें तो टैक्स माफ हो जाएगा। नहीं, किसी और दुनिया, किसी और मुल्क के, किसी और मुल्क के शेयर्स अगर खरीद लें तो फिर टैक्स माफ होगा, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड शेयर खरीदने पड़ेंगे। इससे इन्वेस्टमेंट कहाँ इनकरेज होगी? लोग खुश होंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। पॉइंट 8, इट कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल in trade negotiation with other countries. Tax can be used as bargaining tool in trade negotiation with other countries. दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नेगोशिएशन करने के अंदर टैक्स आपको हेल्प आउट करता है। दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नेगोशिएशन करने में टैक्स आपको हेल्प आउट करता है। कैसे? इसकी मिसाल ज़रा सफ़े के टॉप पे लिख लें, यहाँ पे।
China started projects in Pakistan. China started projects in Pakistan. Pakistani government offered Chinese companies tax credits अच्छा, इतना से लिखने के बाद अगर आप इंग्लिश पढ़े समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं उस बात को और ज़्यादा बढ़ा के लिखवा देता हूँ। टैक्स कैन बी यूज्ड एज बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद। चाइना की हुकूमत से तय हो रहा था कि यार आप अपनी कोई कंपनीज पाकिस्तान में भेजें, कोई ब्रिज बना दें, कोई सी पैक का प्रोजेक्ट कर दें, कुछ और कर दें। तो उन्होंने कहा यार हमें नहीं वारा खाता, तुम लोग तो उधर आते हैं, टैक्स ही इतना तुम्हारा ज़्यादा है, तुम्हारा टैक्स ही तुम इतना वो बंदे देंगे, उनको क्या बचना है। तो आपने फिर उनसे नेगोशिएशन शुरू की। तो ट्रेड नेगोशिएशन में जहाँ और बहुत से फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, आपने कहा यार कोई मसला नहीं, हम उनको खाना खिलाएंगे, उन्होंने महीने महीने के लिए घर जाना, वहाँ हम उनको घर भेज दिया करेंगे, उनको 5 स्टार होटलों में रखेंगे। हुकूमत ने कहा नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, कोई मज़े की ऐसी बात करनी है करो। आपने कहा चलो उनको टैक्सेस माफ़ कर देंगे, 50% टैक्स माफ़ कर देंगे, 60%। हाँ, हुकूमत ने कहा ये ठीक है। तो जब बाहर के मुल्क से लोग आते हैं, आप उन्हें बहुत से लालच देते हैं, उनमें सबसे बड़ा लालच ये होता है कि आप उसे क्या माफ़ कर दें, टैक्स माफ़ कर दें। टैक्स कैन बी यूज्ड एज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या मतलब होता है? बहस करना। बार्गेनिंग टूल, टैक्स भी बार्गेनिंग टूल पे। हाँ, बाकी चीजें भी आप उन्हें कहेंगे, यार हम उन्हें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में शुमार कर लिया करेंगे, ये कर लिया करेंगे, वो कर लिया करेंगे। वो कहेंगे यार ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन उनको मजे का इंसेंटिव दो। तो टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ मेन टूल भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि और भी बहुत से टूल होते हैं लोगों को फंसाने के, लेकिन मेन बार्गेनिंग टूल क्या होगा? इन ट्रेड क्या होता है? तिजारत वगैरह, या कोई प्रोजेक्ट लेके देना, या और कुछ। इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। तो इसको पढ़ लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, ऑनलाइन वाले पता नहीं ये पॉइंट जो है ना हर 1 महीने बाद किसी बच्चे ने जरूर ग्रुप में पूछा होता है, इसको जरा दोबारा बता दें। तो उर्दू में किसी ने लिखना है लिख लें, ताकि ये बात सवाल बार बार ना पूछें आप लोग। 12 पॉइंट्स में से ना सिर्फ पॉइंट 8 ही ग्रुप्स में पूछा जाता है बार बार। अच्छा, ट्रेड नेगोशिएशन करते हुए टैक्स को मेन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से टूल्स होते हैं। ट्रेड नेगोशिएशन करते हुए टैक्स को मेन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, पॉइंट 9 तो आपको पता ही है। टैक्स लॉस कैन बी यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। कैसे भाई? इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं हो रही थी। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को 10 करोड़ रुपए उधार दिया। अब लॉ मेकर ने कहा कि अगर तो कैश में दिया है तो फिर तो ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्योंकि लोन कैश में देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो फिर अगले साल जब नवाज शरीफ ने दोबारा 10 करोड़ अपनी बेटी को उधार दिया, तो फिर उसने क्रॉस चेक से दिया।
तो अब अगले साल फिर डॉक्यूमेंट होगी इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो हो रहा था उसका तहरीरी फॉर्म सामने आ गई। तो डॉक्यूमेंट हो जाती है इकोनॉमी अगर आप ऐसे लॉज बना दें। तो इसकी मिसालें आपने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी अज्यूम्ड एज, बैंकिंग चैनल से मुराद यहाँ क्रॉस चेक भी है और बाकी बैंकिंग चैनल भी हैं। तो लिखें लोन चेक से देंगे तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी, यानी इकोनॉमी में जो हो रहा है वो डॉक्यूमेंट होगा। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय लेविंग हैवी रेट्स ऑफ टैक्सेस। सिगरेट, अगर आप सिगरेट है खतरनाक चीज़ है तो आप इसके ऊपर हैवी रेट ऑफ टैक्स लगा दें तो फिर लोग नहीं पिएंगे। टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। सेम ही सिगरेट, कोई भी चीज़ इनमें ले आए। ओके, सेम है दोनों। गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। और यार वही फुल टाइम टीचर अलाउंस, उसमें लिखा हुआ था कि आप किसी रिसर्च इदारे के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको 25% टैक्स माफ होगा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में। अच्छा जी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉलोइंग टैक्स लॉज, ये भी आपने याद करना है। इन टैक्स लॉज का मकसद क्या है? मैं बॉटम से चल रहा हूँ, बॉटम से। अगर हुकूमत सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट कर दे, इसके पीछे हुकूमत का क्या मकसद होगा? सोचें, बताएं इसके पीछे हुकूमत का क्या मकसद होगा? सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट, मैं नीचे से चल रहा हूँ, हाँ बस प्रोमोट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अच्छा, अगर हुकूमत इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स माफ कर दे, सेक्शन 62 है ना, अगर हुकूमत इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स माफ कर दे, सोचें क्या फायदा होगा? लोग अपनी सेविंग घर में नहीं रखेंगे बल्कि शेयर्स खरीदेंगे। प्रोमोट इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड कंपनीज। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस, अगर हुकूमत डोनेशंस पे टैक्स माफ कर दे तो क्या फायदा होगा इससे? जरा, सेक्शन 61 था ना, क्या फायदा होगा इससे? टू प्रोमोट द कल्चर ऑफ डोनेशन, डोनेशन का कल्चर बढ़ेगा। अगर हुकूमत एक्सपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दे, इससे क्या फायदा होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अगर हुकूमत रिसर्च को खर्चे के तौर पे माइनस करने दे, ये ना बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बिजनेस के चैप्टर में, बिजनेस के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सेक्शन नंबर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो किताब बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। तो बताएं इससे फायदा क्या होगा? हाँ, रिसर्च बढ़ेगी और रिसर्च करते हुए लोग डरेंगे नहीं। तो सेक्शन 26 पेज 143 पे हम पढ़ेंगे। सेक्शन 26 पेज 143। हाँ जी, रिसर्च को खर्चे के तौर पे इंशाल्लाह माइनस करेंगे आने वाले दिनों में। इससे फायदा क्या होगा? रिसर्च प्रोमोट होगी। हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, अगर आप लग्जरी गुड्स डिस्करेज करने के लिए, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर्स, मूवेबल एसेट्स क्या होते हैं? ज्वेलरी एटसेट्रा, ज्वेलरी बला बला बला, तो मूवेबल एसेट्स। तो इससे क्या फायदा होगा? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर लोग हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, पेंटिंग बेच रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उन अमीरों से पैसा किनके हाथों में जाएगा? गरीबों के हाथों में। तो ये कोई ऐसे जनरल सा ही वैसे बेनिफिट इसने लिखा है, कोई खास स्पेसिफिक तो नहीं लग रहा, जनरल सा बेनिफिट है। तो कोई भी चीज़ आप बेचेंगे तो बेच के जो टैक्स आएगा वो हुकूमत के पास जाएगा, हुकूमत फिर वो गरीबों में बांटेगी। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है रिच से पैसा पुअर के हाथ में जाएगा।
इसे कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मनी ट्रांसफर्ड नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल इज कंसिडर्ड एज इनकम। मनी ट्रांसफर्ड नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल इज कंसिडर्ड एज इनकम। इसका क्या मकसद है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। चाती मार के तो नहीं बताया आप लोगों ने? नहीं, ओके। पीप थ्रू द की होल तो नहीं करते आप? टैक्स ऑन सैलरी इनकम, सैलरी पे टैक्स लेने से हुकूमत को क्या फायदा होगा? रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ओके, अच्छा जी, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। द मेन पर इसी सफे पे हूं मैं। द मेन पर्पज ऑफ टैक्स इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। मेन मकसद क्या है टैक्स का? हुकूमत के लिए क्या इकट्ठा करें? द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए। टू कलेक्ट रेवेन्यू, टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। टू कलेक्ट रेवेन्यू, हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करती है फिर गवर्नमेंट चलाती है। टैक्स इज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसी, हुकूमत को बनाती है फिर उसके लिए पॉलिसी ये बनाई है कि इस दफ़ा जो है वो सबको सेहत मिलनी चाहिए और सस्ती मिलनी चाहिए, ये पॉलिसी है। तो पॉलिसी के लिए फिर पहले टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा, अस्पतालों को देना पड़ेगा। टैक्स इज यूज्ड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वही रिच से पुअर की तरफ। इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के साथ साथ मेन मकसद तो यही होता है ना हुकूमत अपने खर्चे पूरे करे। टैक्स इज यूज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फॉलोज। टैक्स इस्तेमाल किया जाता है मकसद के तौर पे ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सारी मिसालें हैं। अच्छा यार, ये जो है ना ये 3 पॉइंट्स आई के आपको पूछता नहीं है, असल में इनमें से ऐसा कुछ सवाल भी नहीं बनता, तो ये आप समझ लें तमहीद बांधने के लिए किए लिखे थे इसने। एम्फेसिस नहीं कहते आप, एम्फेसिस अंग्रेजी में, एम्फेसिस देने के लिए जरा उसने ये 3 पॉइंट डाले हैं, क्योंकि ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए, टू कलेक्ट रेवेन्यू, तो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। समझे बात को? हुकूमत का मेन मकसद क्या है टैक्स से? वो उसने लिखा है ऊपर, द मेन पर्पज इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। मेन मकसद हुकूमत का क्या है? पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए। टैक्स से मेन मकसद हुकूमत का ये है। तो ये इसमें सबसे पहला ही रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, ये कहाँ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है? तो अगले 2 भी ऐसी तमहीद बांधने के लिए लिखे हैं, असल में बस ये 12 आपने याद करने हैं। लेकिन इन 12 के ऊपर कभी कभी ये इंग्लिश लिख सकता है। टैक्स इज यूज्ड एज अ टूल, टैक्स एक आले के तौर पे यूज होता है टू कैरी आउट नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे होती है? इन 12 तरीकों से। लेकिन असल पेपर में जब आते हैं ना सवाल, वो आते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ये वाले हैं भाई, वो 12 हैं। अच्छा, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 3 में कवर हो जाएंगे। और 2.1 पे भी 1-2 मिनट हम लगाते हैं, इस पे कोई ऐसी खास चीज नहीं है। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो बेस्ड, टैक्स एज मींस फॉर डेवलपमेंट। बोले क्या अगली हेडिंग है? टैक्स एज टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोमोट एग्रीकल्चर। क्लियर? टैक्स इंसेंटिव क्या अवेलेबल है एग्रीकल्चर वालों को? उनकी इनकम क्या है? बोलें, माफ है। चैरिटीज कैन बी इनकरेज बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट्स ऑन देम। ये कौन सा सेक्शन है यार? ये ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं वैसे। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स और डेवलपमेंट मुझे तो सेम ही लग रही है, पता नहीं उधर भी लिखी हुई इधर भी लिखी हुई है, लेकिन उधर उसने लिखा हुआ है कि ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, इधर लिखा हुआ है ये टैक्स लगाने से मुल्क डेवलप होगा, तो एक ही बात है। इम्पोजिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स विल इनकरेज, वही वाली अंग्रेजी उठा के यहाँ लिखी हुई है। टैक्सिंग रिच एट हाई रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। हाँ, ये है मोहतरम टैक्सिंग रिच एट हाई रेट चैप्टर 4 का टेबल। चैप्टर 4 का टेबल क्या कहता है? रिच पे 35% रेट था,
और जो 0 से 4 लाख कमा रहा था उस पर 0% रेट था। टैक्सिंग रिच एट हाई रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लो रेट। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। ये सियालकोट में है। हाँ, सियालकोट में स्पोर्ट्स की चीज़ें जहाँ एक्सपोर्ट होती हैं, तो और भी इलाके हैं पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। तो गवादर हो जो भी इलाके हुकूमत ने एरियाज बता दिए हैं। जोन होता है इलाका, ऐसा इलाका जिसमें टैक्स बोले माफ है। इंडस्ट्रियल जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू सच एरियाज। इन एरियाज को टैक्स इंसेंटिव्स मिले हुए हैं। इट विल encourage business concerns to establish business units that will bring employment opportunities। और लोग यहाँ फैक्ट्रीज लगाते हैं जिसकी वजह से फिर लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं और उस इलाके के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट्स भी होती हैं जिससे मुल्क की चीज़ें भी बाहर के मुल्कों में बिकती हैं। इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स कौन सा है? सेक्शन 62। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी कैन बी इनकरेज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पे टैक्स माफ होगा। यार ये ना सेक्शन 65G है, ये जो है वो हम पढ़ेंगे कि नया प्लांट खरीदने पे टैक्स माफ होगा से क्या मुराद है। ये देखें सेक्शन 65G हमने नहीं पढ़ा हुआ। परचेज इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा हमने सेक्शन 65G। ये कौन सा पेज है? पेज 69। अभी तक ये पॉइंट पेंडिंग है, लेकिन सेक्शन का नंबर बता दें क्या है और किस बात पे टैक्स माफ होगा? परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट। अगर आप न्यू प्लांट खरीदेंगे तो आपको टैक्स माफ होगा। क्लियर? तो ये सेक्शन 65 अच्छा जी, अगली बहस बड़ी मजे की है। थोड़ा बोर हो रहे होंगे आप। अब इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई है, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। फ्लैट टैक्स की मिसाल दें। नहीं, जितना जो हमने अभी पढ़ा है सिलेबस में उसमें से कह रहा हूं। डिविडेंड एट द रेट ऑफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा करोड़ रुपया डिविडेंड कमाए तो कितने % टैक्स रेट है? अगर एक बंदा 50,000 डिविडेंड कमाए तो कितने % टैक्स रेट है? अगर एक बंदा 10 अरब डिविडेंड कमाए तो कितने % है? तो डिविडेंड पे फ्लैट रेट है या चेंज होता है? फ्लैट रेट है। अच्छा ये प्रोग्रेसिव रेट क्या है? चैप्टर 4 वाले पेज कौन सा है? जरा पेज वो जो 2 टेबल दिए हैं, इतना ज्यादा जाते हैं, कभी पेज नंबर पे नहीं नजर मारी। 33 और 34। पेज 33 और 34 है। ओके, जिनके पास किताब है, जो वेबसाइट से पेज डाउनलोड किए हैं उन्होंने, तो पेज 5 और 6 बनेगा। बहरहाल ये वो टेबल हैं, तो टेबल 1 और 2 जिन्हें हम कहते हैं। यार ये प्रोग्रेसिव रेट्स क्यों हैं? आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंक्रीज आ रही है आहिस्ता आहिस्ता रेट में, 20%, 25, 30, 35, तो रेट्स में इंक्रीज आ रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है। अच्छा तीसरे कौन से टैक्सेस हैं यार? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स देखें क्या होगा। जो 0 से 5 लाख कमा रहे हैं वो 30% टैक्स दे,
अपनी तरफ से बना रहा हूं टेबल। जो 5 लाख से 20 लाख कमा रहा है वो 15% टैक्स दे, जो मोर देन 20 लाख कमा रहा है वो 0% टैक्स दे। ये कौन से रेट होंगे? हंसी तो नहीं आ रही? आ रही है हंसी। साइड पे होके तो हंस लें। जो बंदा कम कमाए उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जिस मुल्क में सारे के सारे सुस्त और गधे लोग होते हैं जो काम नहीं करते, तो हुकूमत कहती है जिस सुस्त बंदे ने 4 लाख कमाया है वो उसमें से 30% हमें दे दें। वो बंदा कहते हैं नहीं मैं काम करूंगा। काम करोगे तुम? करो फिर दिन रात एक करो। दिन रात एक करके 6 लाख कमाने लग जाता है। हुकूमत कहती है चलो तुम्हारे लिए 15% टैक्स, तुम्हें रिलैक्स कर। फिर हुकूमत कहती है अगर तुम और काम करो ना, दिन रात एक करो, 22 घंटे काम करो दिन में, तो देखो तुम कितना कमाओगे। वो 22 घंटे काम करके फर्ज करें 23 लाख रुपया कमाया उसने, हुकूमत कहती है तुम्हें टैक्स माफ। तो ऐसे मुल्कों में, ऐसे भी पता नहीं दुनिया में होंगे शायद कोई मुल्क जहां पे उल्टे टैक्स रेट है। उल्टे टैक्स रेट क्या मतलब? सुस्त बंदों से सबसे, या गरीबों से कह सकते हैं आप, चलें गरीबों से कहेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा जहन में, लेकिन सुस्त कहेंगे तो कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाएगा। तो जो सुस्त लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा टैक्स, और जो दिन रात एक करके अपनी महारत दिखा रहे हैं, फन स्किल्स और जबरदस्त और ये वो टैलेंट ये वो कर रहे हैं, उनके लिए कितने % टैक्स रेट? 0% टैक्स। तो ये भी एक रेट है दुनिया में, नोट कर लें। तो यहां नीचे लिख लें टैलेंटेड लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं, यानी कि जो दिन रात एक करके 20 लाख से भी ऊपर कमा रहे हैं उनके लिए कोई टैक्स नहीं। ओके, आईकैब में मसला है या बच्चों में मसला है? नहीं यार, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लेना। और कौन कह रहा है आईकैब में मसला है? हाथ खड़ा करें। आईकैब में नहीं मसला है यार। थोड़ा सा नहीं, आईकैब में भी है। अच्छा चलें जी पढ़ें। फ्लैट टैक्स, फ्लैट टैक्स का एक नाम ना प्रोपोर्शनल टैक्स भी है। इट इज अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। अ फिक्स रेट इज अप्लाइड ऑन पर्सन्स इनकम वेदर द इनकम इज हाई, और चाहे आपकी इनकम हाई है चाहे लो है, डिविडेंड का रेट क्या रहना है? अंडर दिस सिस्टम पीपल हु अर्न मोर आर नॉट चार्ज एट हाई रेट। समझ आई? डिविडेंड 1 अरब भी कमा लो तो रेट कितना रहेगा? रेट हाई नहीं होगा। हाँ अमाउंट बढ़ जाएगी टैक्स की, लेकिन रेट हाई नहीं होगा, रेट 15 ही रहेगा। इट इज अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम। टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। वो चैप्टर 4 वाले टेबल हैं। चैप्टर 4 वाले टेबल्स को क्या कहते हैं बताएं जरा? प्रोग्रेसिव टैक्स। A progressive tax takes a larger amount of tax from high income group. High income group कौन है? अमीर, as compared to low income। 0 से 4 लाख वालों को तो 0% टैक्स है शायद। The tax proportionately equal to person status in, टैक्स डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर। जो बंदा कहे यार मेरा तो स्टेटस है, लॉ मेकर कहेगा आजा फिर तेरा स्टेटस,
कहेगा यार मुझे तो कोई पूछता नहीं, चल जा फिर। रिग्रेसिव टैक्स, ज़ियारत करें, फिर ज़ियारत करें, चाती मारें। It is a tax where the tax rate decreases as the amount of income, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स रेट कम होता जा रहा है। क्लियर? द हायर इनकम ग्रुप पेज लेस इन टैक्सेस। द हायर इनकम ग्रुप पेज लेस इन टैक्सेस, या कम टैक्स पे करेगा। देन द लोअर इनकम ग्रुप, रिग्रेसिव टैक्स इम्पोज ग्रेटर बर्डन ऑन, ये देखें, ग्रेटर बर्डन ऑन पुअर। गरीब की तो जान ले लो, उसको सांस ना लेने दो, तो पुअर के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन डाला जाता है। क्लियर? जी, क्या जहन में आ रहा है? कहाँ पे हैं हम? मोटरवे पे। अच्छा, मोटरवे पे कोई टैक्स पे करते हैं? मोटरवे पे क्या लेस का रैपर फेंकने का? फिर फेंक देते हैं वैसे, दाएं में पुलिस ना। अच्छा, अब तो बसों के शीशे भी नहीं खुल सकते आजकल। अच्छा, बोलें क्या क्या मोटरवे पे कोई टैक्स पे करते हैं? तो टोल टैक्स पे करते हैं, चढ़ते हुए उतरते हुए? उतरते हुए। जितना फासला हो उसके मुताबिक या अन्य वाह? जितना फासला हो उसके मुताबिक। अगर लाहौर से ब्लैक शाह काकू उतर गए तो काला शाह काकू तक तो बड़ा थोड़ा सा है, लेकिन अगर हिम्मत करके आप जो है वो कलर का हार उतरे तो और ज्यादा। और अगर पिंडी चले गए और अगर मर्दान जाना है फिर तो आपको पूछना ही क्या। ओके, बेनिफिट किसने ज्यादा लिया है? बेनिफिट काला शाह काकू वाले ने ज्यादा लिया, गुजरांवाला वाले ने ज्यादा लिया, कलर कार वाले ने ज्यादा लिया, पिंडी वाले ने ज्यादा लिया, या मर्दान वाले ने ज्यादा लिया है? अड्डे पे तो नहीं आए हुए ना। अच्छा, बेनिफिट किसने ज्यादा लिया है? मर्दान वाले ने ज्यादा लिया। लाहौर से मर्दान ज्यादा दूर है, तो जो ज्यादा बेनिफिट लेगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। द बेनिफिट प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल सेज दैट taxes should be based on the benefits. It means that those who receives the greatest benefit, इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट ले। ग्रेटेस्ट बेनिफिट हमने डाला लाहौर से मर्दान, फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स शुड पे द मोर टैक्सेस। द बेनिफिट प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाईवेज। लाइब्रेरीज में भी कई दफ़ा बैठने में टैक्स लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं है ऐसा। लाइब्रेरी में ज़्यादा बैठा ज़्यादा पढ़ो तो ज़्यादा टैक्स, तो ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में चक्कर। अच्छा, बैठ जो बड़ी बात है। अच्छा, पता नहीं क्यों इसने लाइब्रेरीज लिख दिया था। तो हाईवेज, टोल टैक्स, तो जो ज़्यादा बेनिफिट लेगा वो ज़्यादा। यार एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल तो आप मुझे बता दें कौन सा है? भाई एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की ये एग्जांपल है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे? एबिलिटी टू पे किसकी ज्यादा है? जो 6 मिलियन से ज्यादा कमा रहा है उसकी सबसे ज्यादा एबिलिटी है पे करने की, सबसे ज्यादा अमीर है, उससे सबसे ज्यादा टैक्स लो। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल तो ऊपर डिस्कस हो गया हमारा।
लेकिन ऊपर किस नाम से डिस्कस हुआ है? द टैक्स should be based on, it means that a person who is earning should pay. Progressive tax rates are an example of it. मोबाइल यूज कर रहे थे, बुक की तरफ देख रहे थे। अच्छा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इसकी मिसाल डिविडेंड है। इसकी मिसाल डिविडेंड है। यार सही तरह किया करो, हल्की फुल्का सा टच कराते हो। नहीं, आवाज भी नहीं आई स्नीजिंग की। ओके, अच्छा जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की मिसाल है फ्लैट टैक्स। It says that income and transaction should be taxed at fixed rate। ये कहता है इनकम्स को किस पे रेट, कौन सा रेट लगाओ? फिक्स रेट। कितने परसेंट था अभी हमने पढ़ा था? Therefore people who are earning more shall pay more। जो ज्यादा कमा रहे हैं वो ज्यादा टैक्स देंगे। मुझे बताया नहीं, तूने नजर नहीं आ रहा था। बट नॉट एट हायर रेट। ज्यादा कमाने वाले ज्यादा टैक्स तो देंगे, लेकिन हायर रेट पे नहीं देंगे। रेट उनका वही रहेगा। जाहिर बात है अमाउंट तो बढ़ जाएगी ना, जब आप इनकम बढ़ेगी तो अमाउंट तो बढ़ेगी, लेकिन रेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, यार मोटरवे पे ऐसा तो नहीं है एबिलिटी टू पे का रूल लगे? मोटरवे पे कौन सा लगाया हमने? बेनिफिट प्रिंसिपल का रूल लगाया है या एबिलिटी टू पे? मोटरवे पे अगर एबिलिटी टू पे का रूल हो जाए तो फिर पता है क्या होगा? फिर अगर आप लैंड क्रूजर के ऊपर जा रहे होंगे तो ऐसी सूरत के अंदर, चलो लेमोजीन में जा रहे होंगे तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आप पिंडी तक ही जाएंगे तो 12,000 उसका बन जाना है। एबिलिटी टू पे, बड़ी गाड़ी है यार, 10-12,000 तो दे। और अगर फिर आप करोला के ऊपर जा रहे होंगे तो फिर आपको कहा जाएगा चलो भाई आप 5,000 दे दो। अगर आप मेहरान के ऊपर जा रहे होंगे, चलो यार आप 1,000 दे दो। अगर आप एफएक्स पे जा रहे होंगे, यार हमारी तरफ से बोतल पी लेना, ये लो 50 रुपए। एबिलिटी टू पे, तो एबिलिटी टू पे तो नहीं है ना। तो मोटरवे पे एबिलिटी टू पे देखा जाता है, या मोटरवे के ऊपर जो है वो ये देखा जाता है बेनिफिट आपने कितना लिया? बेनिफिट आपने कितना लिया? चलें यार, ये बस 7-8 पॉइंट है, आप खुद ही पढ़ लें, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। 2.4 इनमें कुछ चीजें पूछ लें। हाँ, वो तो एक अलग कैटेगरी बन जाती है ना पूरी। मैं कार्स के अंदर रहते हुए तो ऐसा नहीं है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स लॉज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स लॉज। अच्छे टैक्स लॉ में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो। इसका मतलब लिखें ना, मैं बताऊंगा। एफबीआर के ऑफिस के एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, एफबीआर के दफ्तर के खर्चे लेस होने चाहिए। बताएं अब मतलब मुझे, अब जरा पढ़ के मतलब बताएं। टैक्स कलेक्शन पे जो एक्सपेंस है वो कम हो। यार ऐसा तो ना हो कि एफबीआर के आप दफ्तर में जाएं तो पता चले जी कमिश्नर के जो कमरा है उसकी टाइलें ही स्पेन से मंगवाई हैं, और कमिश्नर के लिए जो टेबल है वो जर्मनी से आता है, और कमिश्नर जो है वो आईफोन 12 से नीचे इस्तेमाल नहीं करता, और कमिश्नर जो है उसने एफबीआर को कहता है कि मुझे लैंड क्रूजर जब तक लेके नहीं दोगे तब तक मैं आऊंगा नहीं, और जो मेरा स्टाफ है उस सबके पास होंडा गाड़ी होनी चाहिए नई वाली। तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? एफबीआर के दफ्तर के खर्चे अन्य होने चाहिए या एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम होने चाहिए?
काम होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है FBR के दफ्तर बन रहा है, 3 बेसमेंट्स बन रही हैं जी, एम्प्लॉयज़ के पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, पार्किंग हो गई इनकी, चलो जी 3 इनकी बेसमेंट्स बना दो, और फिर वो टॉप के ऊपर इन्होंने बारबेक्यू क्या करना है, उधर भी अरेंजमेंट जरा अलग से करके रखो। यार FBR का दफ्तर है क्या है, जन्नत है। एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो। FBR के दफ्तर के खर्चे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू दी टैक्स पेयर। अच्छे लॉ की एक और कैरेक्टरिस्टिक बताएं क्या है, इट शुड बी, हमारे लॉ में ये खासियत है कि अंडरस्टैंडेबल है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे लॉ में ये खासियत है कि अंडरस्टैंडेबल है, तो वो जाएं और घर में बैठ के पढ़ें, सिलेबस खत्म हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा लॉ अंडरस्टैंडेबल है, तो फिर इधर क्यों आप सर मार रहे हैं आगे कॉलेज में। लेकिन वैसे अच्छा लॉ की क्या खसूसियत होनी चाहिए, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ये मैं भी बात नहीं कर रहा, वो बस अच्छे लॉ की खसूसियात बता रहा है। द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। ये 3 दफा बात कर लिया, मिसाल दें इसकी। बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। प्रोग्रेसिव टैक्स, वही चैप्टर 4, पेज कौन सा था, 34। टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश। यार ये तो पूरी दुनिया में होता है, टैक्स चेक्स में नहीं दिया जाता। टैक्स अगर चेक में देंगे ना, चेक डिसऑनर हो जाता है। इधर कोई मसला भी नहीं डॉक्यूमेंट होने का इकोनॉमी, क्योंकि बस हुकूमत के पास पैसे आ जाने हैं। तो हुकूमत कहती है टैक्स जो है ना किस में दिया करो, इट मीन्स डेट पेमेंट थ्रू चेक्स श्योर। तो यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। जगह जगह हम पढ़े थे चेक से पेमेंट्स हो, लेकिन यहाँ क्या है, कैश से पेमेंट्स हो। हाँ ऑनलाइन बैंकिंग आजकल शुरू हो गई भी है, लेकिन वो भी तभी होते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे पड़े हो, तभी ट्रांसफर होते हैं। लेकिन चेक्स में तो रिस्क होता है कि डिसऑनर ना हो जाए। इट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर। टैक्स जमा कराना ना वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी क्या, चैप्टर 4 में टेबल के नीचे लिखा हुआ था कि जिसका दिल चाहे ये टेबल लगा ले, जिसका दिल चाहे माफ है। वॉलंटरी तो नहीं होता टैक्स। टैक्स मैंडेटरी होता है या वॉलंटरी होता है, मैंडेटरी होता है। टैक्स जमा कराना जरूरी होता है। एंड पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरी इन नेचर। टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम। यार ये तो आपको पता है, 30 जून वाला टैक्स अगले 3 महीने बाद लिया जाता है, 30 सितंबर को। तो टैक्स किस वक्त लिया जाए, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को 2 बजे रात को उठा के उसे कहा ओए टैक्स दे, नहीं अच्छा, तो 30 जून वाला टैक्स कब तक देना है, 3 महीने में। तो टाइम बहुत कन्वीनियंट है, अन्ना टाइम है जिसे आप कहते हैं। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय इंज़मामुल हक। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय स्टेट which has the jurisdiction over the person. Jurisdiction क्या होती है, पावर, which has the power over the person to recover. That is, it should be imposed by parliament. पार्लियामेंट। स्पेलिंग याद करने के लिए क्या हम बोलते हैं, पार्लियामेंट। वैसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। और स्पेलिंग याद करने के लिए पार्लियामेंट। ओके नेक्स्ट, इट इज लगा, इसको लगाना चाहिए टैक्स को फॉर प्राइवेट पर्पस, ताकि जो सियासतदान है वो नई गाड़ियां खरीद सकें। इट इज लगा फॉर प्राइवेट पर्पस। इट इज लगा फॉर, that is taxes are imposed to support government to implement its projects. Taxes should be charged on incomes, transactions or properties. Incomes कौन सी, सैलरी, बिजनेस एटसेट्रा। ट्रांजैक्शंस कई हो सकती हैं, जैसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन एक ही बात है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। चलें यार हेडिंग्स पढ़ें। पहली हेडिंग क्या थी,
डेफिनेशन ऑफ टैक्सेस। इसके बाद टैक्सेस मीन्स ऑफ काइंड्स ऑफ टैक्सेस, और उसके बाद प्रिंसिपल्स फॉर लेवी, क्या होता है लगाना, और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। बस ये आगे कुछ नहीं है, 5, 7, 8 मिनट और लगेंगे, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज तो ऐसी एक कहानी सी है, ये हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऑलमोस्ट हमें पता है क्या है, बस ये 5-7 मिनट इसके पढ़ने पे लगेंगे। ठीक है भाई, क्लोज करो।